हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है एडवर्ड एल्बर्ट की जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, उसी के क्रम में हम लोग आगे चलेंगे और इस क्लास को आगे पढ़ेंगे। बीच में थोड़ी सी डिस्टरबेंस थी, लेकिन उस डिस्टरबेंस को जल्द से जल्द सही कर लिया जाएगा। तो आपके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ एडवर्ड एल्बर्ट का। कंटिन्यूएशन में ही चल रहा है हमारा, जहाँ तक हुआ था उसके आगे ही एच जी वेल्स को हम लोग पढ़ रहे थे। तो एक बार फिर से एच जी वेल्स को देखते हुए फिर अदर नॉवलिस्ट जो हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एच जी वेल्स से। देखते हैं एच जी वेल्स साहब के लिए क्या हमारे पास है। तो एच जी वेल्स साहब के बारे में कह रहे हैं एल्बर्ट साहब कि ही वॉज बॉर्न इन 1866 एंड डाइड 1946। तो ये आप याद रख लेंगे, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। और ये कुछ लोगों के लिए लिखा भी करते थे। तो किसके लिए? फोर्टनाइट रिव्यू के लिए लिखा करते थे, पॉल मेल गैजेट्स के लिए और सैटरडे रिव्यू के लिए लिखा करते थे। ये कुछ मैगजीन्स हैं जिसके लिए ये कंट्रीब्यूट किया करते थे, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल जिसके लिए फेमस हैं, इनकी टाइम मशीन जो सबसे पॉपुलर उस समय हुई थी, इसी के लिए फेमस है। हालांकि और बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, आप सब लोगों ने पढ़ी होगी इनकी रचनाएं, लेकिन टाइम मशीन ने इनको बहुत पॉपुलैरिटी दी थी। तो आइए हम एक बार इनके वर्क्स पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। तो इनका पहला पॉपुलर वर्क्स की अगर हम बात करते हैं, पहले 10 ईयर्स में अगर हम देखते हैं, तो इनकी जो पॉपुलर है दैट इज टाइम मशीन। वो टाइम मशीन इनकी बहुत पॉपुलर है। इट केम इन 1895, 1895 में ये आई थी द टाइम मशीन। तो ये आप अंडरलाइन कर लेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। ये क्या है? एक साइंटिफिक रोमांस है, आप ये ध्यान रखेंगे। इट इज अ साइंटिफिक रोमांस, ठीक है। ये काफ़ी पॉपुलर इनकी हुई थी। उसके बाद और इन्होंने फर्स्ट 10 ईयर्स में कुछ लिखे हैं, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे द स्टोलन बैचलर्स एंड अदर स्टोरीज है, ये इतनी पॉपुलर नहीं है। द वंडरफुल विजिट है, द थर्स्ट लैंड ऑफ डॉक्टर मारियट है, द इनविजिबल मैन, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, इसको आप सही कर लेते हैं। इनविजिबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पीरियड की। तो दो इनकी इंपॉर्टेंट हो गई। यहाँ पे जो मैं आपको कहूँगा कि आपको याद ही रखना चाहिए, आपको भूलना नहीं किसी भी कीमत पर। तो क्या है? द टाइम मशीन है बेटा, और इनकी द इनविजिबल मैन। ये इनके शुरुआती पीरियड की हैं, ध्यान रखिएगा, 1895 में। और द इनविजिबल मैन जो है ये 1897 में, द इनविजिबल मैन। तो ध्यान रखिएगा, दीज टू बुक्स यू हैव टू यू नो रिमेंबर, आपको हमेशा याद रखना है। इनका पब्लिकेशन डेट भी आपको याद रखना है, ठीक है। गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं इनकी और क्या बुक्स हैं। तो आगे हम चलते हैं बेटा, जो इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स है, देखिए जो मैं आपको अंडरलाइन कराऊंगा और जो आपसे कहूंगा नोट करने के लिए, वो वास्तव में अपने अनुभव से मैं बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपको उनको जरूर याद रखना है, चाहे आप कुछ भी कर लें। जैसे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी है, द फर्स्ट मैन इन द मून, 1901 में आई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हैं, इसको आपको याद रखना चाहिए। द फूड ऑफ द गॉड्स जो है, ये हालांकि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको भी याद रख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट इनकी आती है बेटा किप्स, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। किप्स से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको आपको याद रखना है, किप्स याद रखना है। फिर आगे हम देखते हैं, तो टोनो बंगे इनका आता है, एन वेरोनिका आता है, द हिस्ट्री ऑफ मिस्टर पॉली, ये इंपॉर्टेंट है, मिस्टर पॉली। और उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द न्यू मैकियावली। बहुत बार एग्जाम में आया है कि द न्यू मैकियावली किसने लिखा है, तो आपको याद रहना चाहिए कि न्यू मैकियावली हमारे किसने लिखा है, हमारे साहब एच जी वेल्स ने लिखा है, ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद इनका मिस्टर ब्रिटलिंग सीज इन थ्रू, इसको छोड़ दीजिए। द वर्ल्ड ऑफ विलियम क्रिसवॉल्ड, इसको भी छोड़ दीजिए। उसके बाद लव एंड मिस्टर लेविशाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ नाम सुन रहे हैं, दैट्स इनफ, इतना पर्याप्त है। आगे हम चलते हैं। अभी ऐसा नहीं कि यहाँ पे समाप्त हो रहा, आगे बहुत सारे इनकी लैंग्वेजेस है, बहुत सारे इनके जो है नॉवेल्स हैं। इनकी मैरिज 1912 में आई थी, एंड द पैशनेट फ्रेंड 1913 में आई थी। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, वो आपको क्या याद रखना है, ध्यान रखेंगे, वो आपको मैं बता रहा हूँ। द अनडाइंग फायर है, द रिसर्च मैग्निफिसेंट, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। द स्टोरी ऑन एजुकेशन, द सीक्रेट प्लेसेस ऑफ द हार्ट, ये सब भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जो याद रखना है दैट इज, आई वुड सजेस्ट कि आपको ये जरूर याद रखना चाहिए नॉवेल्स। वो इनका नॉवेल है, आई एम लुकिंग फॉर दैट, हाँ, दिस नॉवेल यू हैव टू द साल्वेजिंग ऑफ सिविलाइजेशन, 1921 में आई थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी है, ध्यान रखिएगा। द एलिमेंट्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन भी है, लुक्स एट द एन इंग्लिश मैन लुक्स एट द वर्ल्ड, ये भी ठीक ठाक है। द वार दैट विल एंड वॉर, ये भी ठीक ठाक है, लेकिन आप ये इस पीरियड में याद रखेंगे। अब इनके कुछ एक दो और हैं इंपॉर्टेंट, तो उसको हम देख लेते हैं।
अब इनका इम्पोर्टेंट क्या है, तो आइए देखते हैं इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स में। तो ये एक तो ये द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। द फेट ऑफ होमो सैपियंस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। द फेट ऑफ होमो सेपियंस मतलब मनुष्य के भाग्य पर इन्होंने लिखा है। और उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द कॉमन सेंस ऑफ वॉर एंड पीस। द राइट्स ऑफ मैन है, दैट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। साइंस एंड द वर्ल्ड माइंड, ये भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इनकी है द आउटलाइन हिस्ट्री, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब इनकी जो बुक आ रही है अभी तक की, वो मैं आपको अगर कहूँ तो H.G. वेल्स की ये रही, एक्सपेरिमेंट इन ऑटोबायोग्राफी 1934 में। तो लास्ट इनके पीरियड की ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये लगभग 9-10 इनकी किताबें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। अब यहाँ पर फीचर्स है, खास करके इनके जो साइंस और फिक्शन दोनों को मिक्स करने का इनका एक वो था। साइंस फिक्शन के भाई बहुत बड़े राइटर भी माने जाते हैं, और इनकी कुछ स्टाइल थी, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र है, उसको हम बहुत नहीं देखेंगे। अब आते हैं हम अदर नॉवलिस्ट सैमुअल बटलर। अब कंफ्यूज मत होइएगा, एक सैमुअल बटलर हमको एलिजाबेथन टाइम में भी मिले थे, जिनका नाम था जिनकी एक बहुत फेमस रचना थी हुडीब्रास, जो कि प्यूटन पर क्या थी, सटायर थी ना। तो उस वो वाले नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये जाने जाते हैं, एक इनकी मैग्नम ओपस बुक है द वे ऑल फ्लेश, बहुत ही फेमस बुक है, उसके लिए जाने जाते हैं। तो आइए हम सैमुअल बटलर साहब को देखते हैं। 1835 से 1902 तक ये बटलर साहब हमारे हैं। ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ डॉक्टर सैमुअल बटलर, डॉक्टर सैमुअल बटलर के ग्रैंड सन थे। ये सब छोड़ दीजिए, इनकी जो फेमस रचना है बेटा उसको देख लेते हैं। द वे ऑफ ऑल फ्लेश यहाँ पर है, जिसमें इन्होंने कुछ करेक्टर क्रिएट किए हैं, जैसे थियोबाल्ड पॉन्टिफेक्स जो है, ये इनके बटलर फैमिली पर ही बेस्ड है, ठीक है। चलिए, तो ये द वे ऑल फ्लेश आप याद रखेंगे, यहाँ सब ये सब छोड़ दीजिए, सीधे हम इनकी रचनाओं पर चलते हैं। इनकी रचनाओं में हम देखते हैं बेटा, तो कौन क्या क्या इनकी रचनाएं हैं। तो लाइफ एंड हैबिट, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। एवोल्यूशन ओल्ड एंड न्यू, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। अनकॉन्शियस मेमोरी, लक एंड कनिंग एज द ऑर्गेनिक मॉडिफिकेशन, ये सब छोड़ दीजिए। ये सब केवल दिमाग में थोड़ा सा सेट कर पाए तो ठीक है, इनके लिए बहुत परेशान नहीं होना है। जो इनका है, एक चीज ध्यान रखिएगा, इन्होंने प्रोज ट्रांसलेशन किया था 1898-99 में, किसका, इलियड और ओडिसी का। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रोज ट्रांसलेशन। इसके पहले आपने पोप को देखा है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पोएट्री ट्रांसलेशन किया ना, इन्होंने प्रोज ट्रांसलेशन किया है इलियड का और ओडिसी का। उसके बाद द ऑथरेस ऑफ द ओडिसी, इसको छोड़ दीजिए। द पेडमोंट, ये सब छोड़ दीजिए। शेक्सपियर सोनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेक्सपियर सोनेट रिकंसीडर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म में भी ये सब आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप टीजीटीपीटी की तैयारी करते हैं तो शेक्सपियर एक ऑथर होते ही हैं वहाँ पे, आपको आ जाएगा, क्योंकि ये शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म में आ जाएगा ना, इसलिए आपको ये याद रखना जरूरी है। द लाइफ एंड लेटर्स ऑफ डॉक्टर सैमुअल बार जॉनसन छोड़ दीजिए। एक्स वोटो एंड ऐसे लाइफ आर्ट एंड साइंस छोड़ दीजिए। द नोटबुक्स ऑफ, इसको भी छोड़ दीजिए। अब आइए अगली रचनाएं देखते हैं। तो यहाँ पर आपको हमने बताया कि 2 रचनाएं आप इनकी मैक्सिमम यहाँ पर याद रखेंगे। आगे देखिए, इनकी जो रचना जिसके लिए बहुत फेमस है भैया, वो है इनकी, शुरुआत में इनकी 3 नॉवेल्स आई थी। एक था इरहोन, बहुत ही फेमस है, ठीक है। इरहोन, इरहोन एक्चुअली क्या है, नोवेयर को बोलते हैं ना, नोवेयर। ये एक तरीका होता है लिखने का, कि जो है नोवेयर को इरहोन इन्होंने लिखा है ना, ये एक टेक्निक होती है, आपको मीटर और फिगर्स ऑफ स्पीच में पढ़ाया जाता है। और इसकी सिक्वल बाद में आई थी, इरहोन रिविस्टेड, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं। सबसे इनकी फेमस जो बुक है वो आपको याद रखना है, इरहोन, नोवेयर मत कर दीजिएगा, इरहोन। और उसके बाद इनकी आ गई बेटा द वे ऑल फ्लेश। तो द सोनेट ऑफ शेक्सपियर्स रिविस्टेड, और उसके बाद इरहोन और द वे ऑल फ्लेश, ये 3 मैं कहूँगा आपको कभी नहीं भूलना है। बाकी और चीज आप याद रखेंगे, दैट्स गुड, वो और अच्छा है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे क्या है हमारा, आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है कि इनका जो है, मतलब जो इनका इरहोन रिविस्टेड है, द वे ऑल फ्लेश है, उसकी सेटिंग के बारे में दिया हुआ है, इसको छोड़ दीजिए। अगले हमारे राइटर हैं बेटा जॉर्ज मूर। तो जॉर्ज मूर साहब को देखते हैं एक बार, जॉर्ज मूर साहब की रचना को देखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं फटाफट हम लोग जॉर्ज मूर की तरफ, इनकी रचना क्या क्या है। तो अब देखिए, इनकी फोटोग्राफिक डिटेल एक है इनका, अ मॉडर्न लवर, बहुत बार एग्जाम में आया, ध्यान रखना, 1883 में आया था, ठीक है। तो मूर साहब की मॉडर्न लवर बहुत ही फेमस है। ममर्स वाइफ, इसको छोड़ दीजिए।
अ ड्रामा इन मसलिन, स्प्रिंग डेज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये द मॉडर्न लवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, हमेशा एग्जाम में आता है। उसके बाद ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर मैं कहूँ तो एक ऐसा इनका नॉवेल है जो कि अभी तक सबसे ज़्यादा फेमस इनको हम कह सकते हैं, इस्थर वाटर्स। जो है इस्थर वाटर्स हमारे मूर साहब की सबसे फेमस रचना मैं मान सकता हूँ, और मॉडर्न लवर तो आपको याद ही रखना है। आगे चलते हैं तो इनकी और नॉवेल है, एवलिन इंस है, इसकी सिस्टर टेरेसा है, स्विक्कल है जो इसकी छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आते हैं तो द अनटाइटल फील्ड है, जिसमें 13 शार्ट स्टोरीज हैं, 13 शार्ट स्टोरीज है, आयरिश लाइफ। द लेक है, और नॉवेल सेट इन आयरलैंड, आयरलैंड में सेट है नॉवेल प्राय। द ब्रूक केरिथ सीरियन स्टोरी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो याद रखनी है ऊपर हमने आपको बता दी। मॉडर्न लवर और स्थर वाटर आप जरूर इनका याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो इनकी रचनाओं में एक दो रचनाएं और हैं, उसको देख लेते हैं। तो क्या है, ये है दीज आर कन्फेशंस ऑफ यंग मैन, 1888 में आया था, मेमोयर्स ऑफ माय डेड लाइफ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो दो रचनाएं आपको शुरू में बता दी वो दोनों आप हमेशा याद रखेंगे। बाकी ये सब आप रीडिंग करते समय या वीडियो देखते समय अगर नोट कर लेंगे, आपके दिमाग में रहेगा, तो हो सकता है एग्जामिनेशन में कहीं से पूछ ही ले, तो आप दिमाग में रखेंगे तो दैट्स गुड, नहीं तो वो दोनों रचनाएं आपको जरूर याद रखनी हैं। अब हम चलते हैं गिसिंग साहब के पास, जॉर्ज रॉबर्ट गिसिंग 1857 से 1903। तो इनका जो है आप आराम से लर्न कर सकते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति हमारे इंडिया में बहुत फेमस है, जिसको हम पहला इंडिपेंडेंस की क्रांति मानते हैं ना, इंडियन इंडिपेंडेंस का जो फ्रीडम फाइटिंग था उसका पहला लड़ाई वहीं से शुरू हुई थी। तो आइए बेटा इनका हम लोग क्या देखते हैं, इनकी रचनाएं थोड़ा सा देख लेते हैं ना, इनकी रचनाएं क्या क्या हैं, तो आइए फटाफट देखते हैं। डेमाउस है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश सोशलिज्म, इसको छोड़ दीजिए। थिरजा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1887 में आई थी। द नीदर वर्ल्ड है, न्यू ग्रब स्ट्रीट, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट, 1891 में आई थी। द प्राइवेट पेपर्स ऑफ हेनरी रेक्रॉफ्ट है। उसके बाद इनकी और है चार्ल्स डिकेंस, क्रिटिकल स्टडी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिकेंस के ऊपर लिखा है इन्होंने, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो गिशिंग का आप ये याद रखेंगे। गिशिंग की अभी तक मैं जो सबसे फेमस आपको बुक बताऊं तो दैट इज ये रहा, बॉर्न इन एग्जाइल, 1892, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि द इमेंसिपेटेड अभी याद रखिए, द अनक्लास्ड याद रखिए, द ऑड वुमन इन द ईयर ऑफ जुबली, हाँ, यू रैंसम, द वर्ल्ड पूल, द हाउस ऑफ काउवेब्स एंड अदर स्टोरीज, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शॉर्ट स्टोरीज में ये नाम प्रायः आता है, ठीक है। और उसके बाद इनकी जो है वेरनालिडा जो है अनफिनिश्ड रोमांस है, इसको भी आप याद रख सके तो याद रख सकते हैं। जो चार मैं आपको बोलूंगा कि नहीं भूलना है, दैट इज थिरजा, इनका याद रखिएगा, न्यू ग्रब स्ट्रीट, चार्ल्स डिकिंस अ क्रिटिकल स्टडी, बॉर्न इन एग्जाइल, द हाउस ऑफ कॉगवेब्स एंड अदर स्टोरीज। इनसे कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के आप देखेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन आया जरूर होगा। तो इनको आप, जो हमारे गिशिन साहब हैं, इनकी एक रचना इनकी ये चार पांच रचनाएं आप नहीं भूलेंगे किसी भी हाल में, ठीक है बच्चों। चलिए अर्नॉल्ड बेनेट को देख लेते हैं। अर्नॉल्ड बेनेट साहब भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, ध्यान रखिएगा। ये इनका काफ़ी योगदान रहा है। इनकी एक रचना है अर्नॉल्ड बेनेट साहब की, द ओल्ड वाइफ्स टेल ना, द ओल्ड वाइफ्स टेल, ध्यान रखिएगा, बहुत ही मास्टरपीस है इनकी, इनकी मास्टरपीस है। इनकी एक ब्लैक कंट्री थी ना, ब्लैक कंट्री इनकी एक्चुअली एक रीजनल नॉवलिस्ट टाइप के थे, ब्लैक कंट्री नाम की एक जगह है। जैसे हम देखते हैं हमारे हार्डी साहब हैं, हार्डी साहब की वेसेक्स है, इनके सारे नावल कहाँ सेट होते हैं, वेसेक्स में सेट होते हैं ना। और हमारे नारायण साहब हैं, नारायण साहब के कहाँ सेट होते हैं, मालगुडी में सेट होते हैं। तो ऐसे ही इनका जगह है जिसका नाम है ब्लैक कंट्री, ध्यान रखिएगा, ब्लैक कंट्री बहुत ही फेमस ये जगह है, यहीं पर ज़्यादातर इनकी रचनाएं सेट होती हैं, ये इनकी प्राइमर सेटिंग है, ठीक है। चलिए, तो इनकी द ओल्ड वाइफ टेल इनकी मास्टर है। क्ले हैंगर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगा ये दोनों याद रखिए। हिल्डा लेस्वेज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज ट्वेन ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं। तो ये तीन रचनाएं आपको याद ही रखना है, इनकी ध्यान रखिएगा, ये आप भूलने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको जो है आप मतलब ऐसे हल्के में नहीं ले सकते भाई, ये ऐसे राइटर हैं बेनेट साहब, क्योंकि ओल्ड वाइफ्स टेल जो है ना इनकी बहुत ही फेमस हुई थी, ठीक है। चलिए और देखते हैं इनकी कुछ रचनाएं। ओल्ड वाइफ टेल इनकी तो रियलिस्टिक नॉवल है, इसको छोड़ दीजिए। क्ले हैंगर फैमिली पर एक इनकी रचना बेस्ड थी, बता ही दिया। हिल्डा लेस्वेज छोड़ दीजिए।
बस ये 3 रचनाएं आप याद रखिए, बाकी और कुछ आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। बाकी छोटी छोटी रचनाएं हैं, बहुत परेशान न होइएगा आप लोग कि सर ये रचनाएं तो सब छूट जा रही हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं जो दूसरी बुक में भी आप मिलेंगे, तीसरी में भी मिलेंगे, लेकिन सब इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। इम्पोर्टेंट सब हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं होते कि एग्जाम्स में हम देखते हैं ट्रेंड क्या है हमारा, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किसको ज़्यादा पढ़ा गया है, किस पे ज़्यादा रिसर्च हुए हैं, और किन से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो उन्हीं को कोशिश करते हैं कि आपके सामने लाएं। ठीक है, चलिए। रुडयार्ड किपलिंग साहब, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था लोगों को कि भाई आप आंसर अपने दीजिए, तो चलिए आइए देखते हैं किपलिंग साहब क्या किए हैं। किपलिंग साहब की बात करें तो रिपोर्टर थे ये, लाहौर में सिविल एंड मिलिट्री गैजेट के लिए काम करते थे, और इलाहाबाद में ये पॉइनियर मैगजीन के लिए काम करते थे, ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद में। तो इनका जन्म जो है यहीं पे हुआ, पले बढ़े यहीं पर हैं, बॉम्बे में जो है इनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी यहाँ पर आए थे ना, यहीं पर सरकारी नौकरी उनकी थी, और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था ना, कल हमने आपसे पूछा था ये क्वेश्चन कि नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर जो है इनको कब मिला था, 1907 में। ये यंगेस्ट हैं और फर्स्ट इंग्लिश राइटर हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। एट द एज ऑफ 41, तो केवल 41 साल के थे जब इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ही इज़ द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ नोबेल अवार्ड इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में यंगेस्ट हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पहले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, इसके पहले किसी इंग्लिश राइटर को नहीं मिला हुआ है। चलें, ये ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं बेटा, इनकी रचनाओं के पास चलते हैं हम लोग। तो इनकी रचनाएं अगर देखते हैं तो आ जाइए फटाफट, हम लोग इनकी रचनाओं पे चलते हैं, बहुत देर नहीं करते हैं। जितनी फेमस रचनाएं हैं वो हम आपको बताएंगे। तो इनकी कुछ प्रोज वर्क्स है जिसमें प्लेन टेल्स फ्रॉम हिल्स है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सोल्जर्स 3 है, द फैंटम रिक्शा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1888 में याद कर लीजिएगा, द फैंटम रिक्शा बहुत बार एग्जाम में आया है। वी विली विंकल जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइफ्स हैंडीकैप, मेनी इन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दो रचनाएं, द जंगल बुक सबसे इनकी इंपॉर्टेंट फेमस बुक है, द जंगल बुक। उसके बाद इसका सेकंड आया था, सेकंड जंगल बुक, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप उससे ही समझ जाएंगे कि इन्हीं की है सेकंड जंगल बुक। द डेज वर्क, उसके बाद किम इनकी बहुत ही फेमस रचना है बेटा, ये जरूर याद रखना, किम। ठीक है, उसके बाद लिटिल चिल्ड्रन करके है, स्टोरीज फॉर लिटिल चिल्ड्रन, पक ऑफ पुक हिल्स, रिवार्ड्स एंड फेरीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेबिट्स एंड क्रेडिट्स 926 में। लिमिट्स एंड रिन्यूअल्स, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, इनकी जो और फेमस इनके वर्स हैं, वर्स में देख लेते हैं। ये तो प्रोज रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, डिपार्टमेंटल डिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है इसको। उसके बाद बराक रूम बैलेट्स है, इसको भी आपको भूलना नहीं है, ध्यान रखिएंगे। द सेवन सीज है, द फाइव नेशंस, ये भी आपको नहीं भूलना है। इंक्लूसिव वर्सेस है, और पोएम्स हैं। तो यहाँ पर 3 मैं कहूँगा आप जो नहीं भूलेंगे, इनका पब्लिकेशन ईयर, और ऊपर 4-5 जो हमने आपको बताया, ये इतनी रुडयार्ड किपलिंग को याद रखिएगा। और इनको नोबेल प्राइज़ मिला है 1907 में, ये याद रखिएगा। तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस यहाँ से आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं जनरल सर्वे ऑफ द नॉवेल, इसको हम छोड़ते हैं क्योंकि नॉवेल आर्ट फॉर्म वगैरह इन सब के बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं। कुछ नए राइटर्स जो आते हैं उनके नाम आपको बता देते हैं यहाँ पर, जो सोशल पर्पज के नॉवेल्स वगैरह लिखा करते थे। यहाँ पे जैसे देखिए, विलियम हेल वाइट हैं ना, इनकी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मार्क रदरफोर्ड है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, बहुत टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। रियलिज्म धीरे धीरे आ गया था, मूर में तो रियलिज्म ही है, पूरा भरा हुआ है उनका, रियलिज्म से भरा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। फ्रेंच एंड रशियन इन्फ्लुएंस यहाँ पर देखने को हमें मिलता ही है। जैसे फ्रेंच एंड रशियन में किसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, आप इमली जोला है ना, मापसा हैं, और बाल्जाक, इनका इन्फ्लुएंस तो बहुत देखने को मिलता है। तो फ्रॉम फॉबर्ट से लेकर के द ब्रदर्स ऑफ डी गॉन्कर्ट से, उसके बाद हमारे जोला, इमली जोला हो गए, मापसा हो गए, और हेनरी बाल्जाक हो गए, इन सब का काफ़ी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो आगे चल करके हम देखेंगे, जैसे डॉस्टोवेस्की हैं हमारे, उसके बाद टर्जनेव हैं, टॉलस्टॉय हैं, ये सब राइटर भी हमें आगे मिलेंगे। इनके भी मतलब इन्होंने अपने अपने नॉवेल्स में जो है लाइफ को अलग अलग, हालांकि खास करके डार्कर एस्पेक्ट्स को ये लोग ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन फिलहाल इनको भी हमें आगे चल के पढ़ना है। ठीक है, चलें आगे, चलो छोड़ो ये सब, छोड़ो बेटा, आगे चलते हैं हम लोग।
रीजनल फिक्शन तो हम जानते हैं ग्रोथ हो रहा था, अब धीरे धीरे हार्डी वगैरह सब आ गए तो रीजनल फिक्शन तो ग्रोथ हो ही रहा है। अब हम चलते हैं ड्रामेटिस्ट के पास। अब इस एज में सबसे फेमस जो हमारे ड्रामेटिस्ट हैं वो हैं जीबी शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शाह। 1856 से लेके 1950 तक इनके बारे में हमने आपको बताया ना कि ये क्या थे, ये अपने आप को बहुत ही बड़ा पोएट। जॉर्ज बर्नार्ड शाह पे हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप जा करके उसको जरूर देखिएगा। जीबी शाह पे, जॉर्ज बर्नार्ड शाह की लाइफ पर हमने बनाया हुआ है, ठीक है, उसको आप देखिएगा। वीडियोस में जो है किसी प्लेलिस्ट है, में फर्स्ट ईयर की शायद प्लेलिस्ट में है, वहां से देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो बर्नार्ड शाह हमारे जो है वो आयरिश प्रोटेस्टेंट स्टॉक के थे, आयरिश मैन थे, और काफ़ी डबलिन में इनका जन्म हुआ था, डबलिन में पैदा हुए थे ये। और ये फेबियन सोसाइटी से रिलेटेड थे, फेबियन वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ फेबियन सोसाइटी थे ये। हम फिलहाल यहाँ पे इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन जो हम बताएंगे वो मुख्य मुख्य चीज़ें वो आपको याद रखना। जैसे ये पॉल मॉल गैजेट्स के साथ काम किया करते थे, मतलब वहाँ पर लिखा करते थे। और द वर्ल्ड में इन्होंने एज अ क्रिटिक काम किया, ध्यान रखिएगा। द स्टार में एज अ म्यूजिक क्रिटिक काम किया, ये सब मैगजीन की नाम है मैं बता रहा हूँ। द वर्ल्ड में फिर से इन्होंने काम किया है, दिस टाइम एज अ म्यूजिक क्रिटिक। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी ऑलराउंडर टाइप के व्यक्ति हमारे थे जीबी शाह साहब ना। तो चलिए, फिलहाल सैटरडे रिव्यू में इन्होंने काम किया है, इसको हम छोड़ देते हैं। अब आते हैं इनका, हम शुरुआत करते हैं ये नॉवेल से, लेकिन नॉवेल में असफल हो जाते हैं तो फिर ड्रामा में आते हैं। तो आइए हम देखते हैं शुरुआत में इन्होंने अटेम्प्ट क्या किया है। तो इनकी शुरू में 4 अनसक्सेसफुल नॉवेल्स आई हैं, अनसक्सेसफुल नॉवेल्स, जिसमें इमेच्योरिटी है नॉवेल है, ध्यान रखिएगा। द इरेशनल नॉट, ये भी नॉवेल है। लव एमंग द आर्टिस्ट एंड कासल बायरन्स प्रोफेशन, ये सब की सब नॉवेल है, सब बिल्कुल फ्लॉप हो गई, ठीक है। उसके बाद सा ड्रामा में हाथ अपनाया, और हाथ अपनाते ही पहला प्ले लिखा, विडोवर्स हाउसेस। 1892 में इनका पहला ठीक ठाक सक्सेस रहा, हालांकि उतनी सक्सेस नहीं मिली, लेकिन एवरेज में सक्सेस इनको यहाँ पर मिलती है। लेकिन उसके बाद तो भाई एक से एक इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। आप देखेंगे इतने लगभग 56 से ज़्यादा इन्होंने जो है प्लेज लिखे हैं। तो आइए हम एक एक करके इनको देखते हैं, ठीक है, इनके प्लेज को। तो अब आ जाइए, देखते हैं इनके शुरुआती जो प्लेज थे उसको 2 कैटेगरीज में बांटा गया, एक प्लेजेंट प्लेज, एक अनप्लेजेंट। तो प्लेजेंट अनप्लेजेंट में देखते हैं इनका। प्लेज प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट कलेक्शन आई थी 1898 में। इसमें क्या क्या था, कंटेंट 7 वर्क्स, 7 रचनाएं थी। 3 क्या था, अनप्लेजेंट थे, और 4 प्लेजेंट थे। तो ध्यान रखिएगा, अनप्लेजेंट हमारे 3 हैं और 4 प्लेजेंट हैं, टोटल इसमें कितने हैं, 7 हैं। तो प्लेजेंट अनप्लेजेंट में टोटल 7 हैं, 4 प्लेजेंट और 3 अनप्लेजेंट। इसके नाम भी पूछता है, तो आपको याद रहना चाहिए इसके नाम जो है ना। द फिलैंडरर इनकी आई थी 93 में पब्लिश हुई। द फर्स्ट 2 आर अनफ्लिंचिंग एंड डीप, इसको छोड़ दीजिए, आगे हम बताएंगे आपको। सावियन विट के बारे में भी हमने वीडियो में बताया हुआ है कि किस प्रकार की चीज़ें यूज करते हैं शाह साहब, और वो टेक्निक को बाद में चल करके सावियन कहा गया ना। अब आ जाइए, एक्चुअली इब्सन जो थे, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ ड्रामा ऑफ आइडियाज, हेनरिक इब्सन साहब जो है, इनकी आइडियाज से जीवी शाह बहुत प्रभावित थे। कुछ लोग इनकी आइडियाज को नकली तरीके से प्रेजेंट करते थे, उन्हीं को कमेंट करने के लिए इन्होंने क्या लिखा, द फिलांडर लिखा ना, द फिलांडर। ये क्या थी, अ सटायर ऑन द सूडो इब्सनिटीज, जो सूडो इब्सनिटीज हैं उन पर सटायर थी। एंड देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स वुमेन, वेमेन पर उनका जो एटीट्यूड था उसी पर इन्होंने इसको सटायर किया हुआ है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इनकी प्लेजेंट में हमारी जो पहली प्ले आती है वो आर्म्स एंड द मैन, सब लोगों ने पढ़ा होगा, मैक्सिमम ग्रेजुएशन मास्टर्स लेवल पर पढ़ाई दी जाती है। आर्म्स एंड द मैन इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसके बाद इनकी है कैंडिडा, कैंडिडा बहुत फेमस है। और कैंडिडा की स्टोरी हम अभी आज जो है एक वीडियो हम कैंडिडा पर भी लाएंगे एमए वालों के लिए, तो उसको आप देखिएगा, कैसे एक पार्सन है और फिर एक पोएट है मार्च बैंक, और एक महिला कैंडिडा है, उस दोनों उससे प्रेम करते हैं। फिर लास्ट में रियलिटी और एल्यूजन दोनों का दिखाया है, रियल और रील में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बात किया है, ठीक है। उसके बाद इनका द मैन ऑफ डेस्टिनी है। ये थोड़ा सा नेपोलियन स्टडी के बाद इन्होंने लिखा था मैन ऑफ डेस्टिनी। यू कैन नेवर टेल, ये है, ये सब इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर इनका कारवा खत्म नहीं हुआ है, आपको इनकी ज्यादातर रचनाएं आपको याद ही रखनी पड़ेंगी बेटा, आप भूल नहीं सकते हैं। तो अगली रचना इनकी है द डेविल्स डिसिपल, 1897 में आई थी। फिर सीजर एंड क्लियोपेट्रा, ध्यान रखना, 1898 में आई थी। कैप्टन ब्रॉड्सबाउंड कन्वर्जन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इनके
3 प्लेज फॉर प्यूटन्स जो है इन्होंने लिखा था, ये ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इनका आगे चल के और रचनाएं हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है मैन एंड सुपरमैन, जिसमें इनकी लाइफ फोर्स की थ्योरी हम देखते हैं। थ्योरी लाइफ फोर्स का जो इनका एक सिद्धांत है ना, उसको हम मैन एंड सुपरमैन में देखते हैं। ये 1903 में आई थी, ठीक है। चलिए, उसके बाद जॉन बुल सदर आइलैंड, दैट्स आल्सो गुड ह्यूमर सटायर ऑन इंग्लिश एंड आयरिश प्रेजुडिस। ये काफ़ी अच्छा खासा सटायर है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन आया है। मेजर बारबरा, मेजर बारबरा जो है उस समय रिलीजन और सोशल प्रॉब्लम को डील करती है, तो ध्यान रखेंगे। जो उस समय पैराडॉक्सिकल सिचुएशन थी उस पर कमेंट करती हुई अच्छी खासी इनकी पोयम है, ठीक है। इसमें एक साल्वेशन आर्मी है, उस पर जो है ये कमेंट करते हैं। काफ़ी अच्छी खासी इनकी रचना है मेजर बारबरा। उसके बाद डॉक्टर्स डिलेमा है। डॉक्टर्स डिलेमा जो मेडिकल प्रोफेशन पर सटायर करती है। मैरिज पर इनकी गेटिंग मैरिड सटायर करती है। गेटिंग मैरिड 1908 में, जो कि मैरिज पर, मॉडर्न मैरिज पर सटायर है। उसके बाद इनकी और रचनाएं हैं, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेक्सपियर से रिलेटेड है। द डार्क लेडी ऑफ द सोनेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। द डार्क लेडी ऑफ द सोनेट काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे द ग्रेट शेक्सपियर साहब से जुड़ा हुआ है ना। उसके बाद इनका है फैनीज फर्स्ट प्ले, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड्रोक्लीज एंड द लॉयन, ये थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमें ड्राइडन की याद दिलाती है, तो इसलिए आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं इनकी रचनाएं। तो हार्ट ब्रेक हाउस, ये काफी फेमस है। और पिग्मैलियन, ध्यान रखिएगा, पिग्मैलियन इनकी काफी इंपॉर्टेंट रचना है, 1912 में आई थी, बहुत ही फेमस रचना है। और हार्ट ब्रेक हाउस भी उसी टाइप की रचना है, दोनों आप याद रखेंगे, ठीक है। दोनों आप याद रखेंगे। लगभग लगभग आपको मैं बताया ना शुरुआत में ही कि कम से कम इनकी 25-30 रचनाएं आपको याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद इनकी बेटा बैक टू मिथुसुला है, जिसमें भी हम लाइफ फोर्स वाली थ्योरी देखते हैं। जोन है, जोन जो है जोन आर्क यार पर है, बेस्ड है, बहुत ही फेमस इनकी है। सेंट जोन इसका पूरा नाम है हमारा प्ले, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अभी ऐसा नहीं है कि ये खत्म होने वाले हैं, अभी बहुत इनकी रचनाएं हैं बेटा, ठीक है। तो सेंट जोन आपने देख लिया। एप्पल कार्ट है, एप्पल कार्ट है। टू ट्रू टू बी गुड, ऑन द रॉक्स है, द सिक्स ऑफ कैलियस है, द सिंपल्टन ऑफ द अनएक्सपेक्टेड आइल्स है, द मिलनेरिस है, जेनेवा है, इन गुड किंग, इन चार्ल्स गोल्डन डेज है, बियॉन्ड बिलियंस है। तो ये इतने सारे प्लेज हैं, अभी भी बहुत सारे छूटे होंगे, लेकिन इतना यहाँ पर एल्बर्ट साहब ने हमें दिया है, तो इसमें से मैं जो आपको बोलूंगा वो आप जरूर याद रखेंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं तो एक तरफ से हम लोग एक बार काउंट कर लेते हैं कौन कौन सा प्ले मुझे लगता है कि आपको याद जरूर रखना चाहिए। तो एक एक करके काउंट करते हैं। पहला मैं आपको कहूंगा द एप्पल कार्ट, आप जरूर याद रखिएगा, एक रचना ये हो गई। सेंट जोन आप याद रखिएगा, दो हो गई। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं, तो सेंट बैक टू मिथुसुला हो गई, तीन हो गई। पिग्मैलियन हो गया, चार हो गया। हार्ट ब्रेक हाउस हो गया, पांच हो गया। उसके बाद एंड्रोक्लीज एंड द लायन हो गया, छह हो गया। द डार्क लेडी ऑफ द सोनेट, सात हो गया। उसके बाद आप आ जाइए गेटिंग मैरिड, आठ हो गया। डॉक्टर्स डिलेमा, नौ हो गया। मेजर बारबरा, 10 हो गया। उसके बाद आप चलिए जॉन बुल सदर आइलैंड, 11 हो गया। फिर आप आ जाइए ऊपर, हम आपको दिखाते मैन एंड सुपरमैन, 12 हो गया। उसके बाद आप चले आइए, इसको छोड़ दीजिए, द मैन ऑफ डेस्टिनी, 13 हो गया। सीजर एंड क्लियोपेट्रा, 14 हो गया। उसके बाद आप चलिए आइए डेविल्स डेसिपल, 15 हो गया। 16 हो गया। यू कैन नेवर टेल, 17 हो गया। द मैन ऑफ डेस्टिनी, 18 हो गया। कैंडिडा, 19 हो गया। उसके बाद आप द फिलांडरर, 20 हो गया। उसके बाद आप आगे चलिए, सीधे आगे चलते रहिए, तो 20 हो गया। उसके बाद विडोवर्स हाउस, 21 हो गया। मिसेज वायरेंस प्रोफेशन, 22 हो गया। सेंसर बोर्ड ने इसको बैन कर दिया था, मिसेज वायरेंस प्रोफेशन को, प्रोस्टिट्यूशन पर बेस्ड है, 22 हो गया। उसके बाद आप चले आइए, ये 22 हो गया। फिर आगे आ जाइए, तो हम चलते हैं इनका 22 प्लेज आपको ये याद रखने हैं। और इनकी आप आ जाइए, इनका वो कहाँ गया, द आर्म्स एंड द मैन, एक इनकी थी वो छूट गई। 22 एक 23, तो एट लिस्ट में आपको 23, मैंने आपको बताया ना 23-24 इनके ऐसे प्लेज हैं और इनकी रचनाएं जो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि इनसे अक्सर क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है। और शाह को जब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं ना, तो इनके जितने प्लेज हैं सबकी थीम को भी पूछता है एग्जाम में, किसमें मैरिज पर दिखाया, जैसे मेजर बारबरा जो है रिलीजन पर है ना, गेटिंग मैरिड जो है वो मैरिज पर है। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन इनसे पूछता है, ठीक है। चलिए बच्चों,
अब हम अगले ड्रामेटिस्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारे अगले ड्रामेटिस्ट हैं जॉन मिलिंगटन सिंस ना, जेएम सिंस साहब। तो चलिए आइए देखते हैं ये लिखते किसके लिए थे। एवरीबडी इज पॉलिटिकल, व्हाट इज व्हाट। तो ये भी जो है मिलिंगटन साहब की, हालांकि बहुत कम ही इन्होंने लिखा है सिंह साहब ने। इनकी 2-3 रचनाएं हैं जो कि बहुत फेमस है, बाकी ये बहुत ज़्यादा नहीं लिखते थे। इनका सहयोग क्या था, एबे थिएटर में ये फाउंडर मेंबर्स में थे। एक तो हमारे एड साहब थे और एक सिंह साहब थे, ठीक है, और एक लेडी ग्रेगरी थी, 3 लोग थे, मिलकर के इन्होंने शुरू किया था। चलिए आइए इनकी हम सीधे प्लेज पर चलते हैं। तो इनके प्लेज की अगर हम बात करें बेटा, तो एक प्लेज इनका है जिसका नाम है द शैडो ऑफ द ग्लेन। वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए ये है, द राइडर्स टू द सी। बहुत ही फेमस रचना है। इसका एक करेक्टर जो मोरिया है, वो इतना ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, इतना ज़्यादा कि बिल्कुल कॉमन हो चुका है, तो आज भी वो इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है। उसके बाद द वेल ऑफ सेंट्स है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। द टिंकर्स वेडिंग है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर इनकी उससे भी बेहतरीन अगर प्ले की बात करूं, तो द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये भी बहुत ही फेमस हुई। और इसने सिंज को क्या किया, ड्रामा के क्षेत्र में बिल्कुल चोटी पर ले जा करके बैठा दिया। इसका एक करेक्टर है क्रिस्टी मेहॉन, जो है वो बहुत एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद इनका एक प्ले है डाइड्रर ऑफ द सारोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 प्लेज आप इनके जरूर याद रखेंगे, इन पर हम वीडियो अलग से भी लाएंगे। जेएम सिंह की राइडर्स टू द सी पर भी लाएंगे, और इनकी जो है प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड पर भी लाएंगे। तो यहाँ पर आप उसको चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए सिंस आपको छोड़ते हैं, हम लोग चलते हैं आगे। इनकी स्टाइल वगैरह पे बहुत ज़्यादा हमें रुकना नहीं है, क्योंकि ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन के बहुत ज़्यादा फेमस नहीं, ठीक है। तो चलिए हम अदर ड्रामेटिस्ट को शुरू करेंगे। जो है अगली क्लास में हम आपके लिए ले आएंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करके नोट करते रहिए, नोट करके अपने क्वेश्चन बनाते रहिए, अपना नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करिए, बार बार जो चीज़ें ना आए उसको पूछिए, लर्न करिए, डेट जरूर याद रखिए। और आप खुद से क्या करा करिए, क्रोनोलॉजी सेट करके याद किया करिए, कौन सा आगे है कौन सा पीछे है, ये सब सेट करके आप पढ़ा करिए। और जितनी हम अंडरलाइन करा रहे हैं उतनी तो आपको ज़रूर से ही याद रखनी है, ताकि कम से कम आपके दिमाग में रहे। बाकी छोटी 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 चीज़ें हैं वो आप पढ़ते जाएंगे, कहीं ना कहीं दिमाग में रहेगा, एग्जाम में आ जाता है तो कभी कभी क्लिक कर जाता है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको अंडरलाइन करा रहे हैं उनको आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक इसको रिवाइज करते रहिए, अपने कमेंट्स वगैरह ज़रूर ड्रॉप करते रहिएगा, शेयर सब्सक्राइब अपना जो भी करना है करते रहिएगा, और खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। सी यू ऑल, गुड डे यू ऑल।